16 दिन की युद्ध की समाप्ति और 17वें दिन की शुरुआत जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर आपको भरोसा नहीं होगा। जी हां, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक कहता था कि दुनिया मेरे इशारे पर चलता है, अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, वो क्या कह रहा है तो सुनिए। यह नेतन्याहू का युद्ध है। ट्रंप का ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होने के लिए अन्य देशों को गुहार लगाते हुए फुटेज जारी हुआ है। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमताओं को नष्ट कर दिया है, तो फिर वह यूरोपीय और अन्य सहयोगियों से अमेरिकी युद्धपोतों के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य जाने का अनुरोध क्यों कर रहा है। फ्रांस ने मना कर दिया, जापान ने मना कर दिया, स्विट्जरलैंड ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। शायद वे कोई प्रभावशाली अमेरिकी और आम जनता की तरह समझते हैं कि नेतन्याहू का युद्ध है, वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अब दुनिया में नहीं है, ये लगभग देशों ने मान लिया है, और उनके परिवार के जिस तरह से रोकते चिल और रोने की तस्वीरें आ रही है, वो डराने वाली है। रॉयटर्स के मुताबिक IRGC को आशंका है कि अगर ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण खत्म हुआ तो यह युद्ध हार सकता है। अब पूरा युद्ध जो है वो हॉर्मुज स्ट्रीट जल डमरू मध्य, वहीं से जहां से ये सारा तेल का जहाज निकलता है, वहां आकर सीमित हो गया है। 16 दिनों के युद्ध की समाप्ति के बाद अगर आप अंदाजा लगाएं तो ईरान ने उस तमाम हमलों का करारा जवाब दिया जो अमेरिका ने किया या इजराइल ने किया। शुरुआत 28 तारीख को इस युद्ध की हुई थी, 28 फरवरी को। अमेरिका के बॉम्बर्स ने, फाइटर प्लेन ने और ड्रोन्स ने खाड़ी देशों के अड्डों से उड़ान भरना शुरू किया। ईरान ने खाड़ी देशों के उन अड्डों को तबाह कर दिया। दुबई हो, UAE हो, अबू धाबी हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इराक हो, जहां जहां अमेरिकी सैनिक के अड्डे थे उस सबको खत्म कर दिया। दुनिया को लगा कि ईरान कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। शुरुआत में खाड़ी देशों ने कहा कि हम हमला करेंगे, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ईरान अपने साथ साथ हमारी मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। खाड़ी देशों को समझ में आ गया कि अमेरिका का बोरिया बिस्तर जब बंध जाएगा तो हम तेल के मालिकाना हक हमारे पास होगा और हमें डॉलर में तेल बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। तेल का कुआं हमारा और रिफाइनरी अमेरिका का, ये भी खत्म हो जाएगा। कहां अमेरिका चला था ईरान पर कब्जा करने, और कहां उसके 9 राज्यों से पैर उखड़ गए। और इसीलिए अब सारा युद्ध जल डमरू मध्य भूमध्य सागर यानी कि हॉर्मुज स्ट्रीट के पास आ गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने 2500 अपने नेवी के जवान भेजे हैं, और वो दुनिया से अपील कर रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रीट तो खुला हुआ है, बस वो क्या है कि ईरान हम पर हमला कर रहा है, आप भी आइए और तेल के ट्रंप ले जाइए। अब तक ईरान ने 3 देशों को जाने की अनुमति दी है। रूस और चीन को पहले से अनुमति दी थी, और अब भारत को भी अनुमति है कि वो हॉर्मुज स्ट्रीट से अपना जहाज ला सकता है। हमारे एक जहाज तो पहले से खैर आ रहा था, 2 और जहाजों को परमिशन है, और आने वाले समय में हमें लगता है कि सारे परमिशन होंगे। ईरान वो भारत का दोस्त साबित हुआ है जिसने हमें चाबहार बंदरगाह भी दिया था, जहां से हम आराम से व्यापार करते थे। वो रुपयों में हमें तेल और गैस देता था। 62,000 करोड़ रुपए उसके हमारे बैंकों में थे। ईरान सबसे भरोसेमंद पार्टनर साबित हुआ है पहले भी, और फिर इस युद्ध के समय हो रहा है। लेकिन सोचिए अमेरिका की क्या हालत है। मैं इजराइल की तो बात ही नहीं करना चाहता हूं। युद्ध के 16 दिनों की समाप्ति पर तेल अवीव जो है वो खाक में बदल चुका है। उसका एयरपोर्ट ध्वस्त हो चुका है। उसकी मिलिट्री जो है वो बंकरों में छुप गई है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू अब सुरक्षित है कि नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा। उनके परिवार की रोने और चीखने की आवाज आ रही है। तो इजराइल के बारे में तो बस भूल जाइए। इजराइल पर अब लेबनान भी हमला कर रहा है, हूती भी हमला कर रहा है। अब लड़ाई जल डमरू मध्य तक सीमित हो गया है। दरअसल अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन लगातार उसके शिप्स को, बड़े बड़े शिप्स को ईरान ने आग के हवाले कर दिया है। अब्राहम लिंकन का कोई अता पता नहीं है। यह साफ है कि अब्राहम लिंकन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और अगर ये सच है तो ये मतलब इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी खबर है। अमेरिका ने जब तेहरान के रिफाइनरी को उड़ाया इजराइल के जरिए, तो ईरान ने भी तमाम देशों में अमेरिकन रिफाइनरी को उड़ा दिया, चाहे वो अबू धाबी में हो, दुबई में हो।
अमेरिका के बॉम्बरों ने जब उसके बैंक को उड़ाया तो उसने भी कई देशों में, खाड़ी देशों में जो सिटी बैंक था उसको उड़ा दिया। अजरबैजान तक हमला किया और अब तो यूरोप के देशों ने कान पकड़ लिया है। स्विट्जरलैंड ने साफ कहा है कि हम अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इटली ने कहा है कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। मतलब नेटो में फूट है। कोई भी देश अब ईरान से युद्ध करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि सबका नस दबा हुआ है। और सोचिए 16 दिन के युद्ध लड़ने के बाद ईरान अपने मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। फिलिस्तीन आजाद होगा, ईरान का उसके अपने तेल पर कंट्रोल होगा, ईरान उसे जब चाहे जिसे चाहे बेच सकेगा। खर्ग जो आइलैंड है जहां तेल का भंडार है, ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उस पर भी हमले की कोशिश हुई है। लेकिन सोचिए ईरान ने सस्ते ड्रोन और 2.5 लाख मिसाइल की जो बात कही थी वो बात सच साबित हो रही है। 16 दिन के युद्ध के बाद ये दूध और पानी दोनों अलग अलग हो चुके हैं, जिसको अमेरिका मिलाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि ईरान की शक्ति खत्म हो गई है, नेवी खत्म हो गई है, एयरफोर्स खत्म हो गया है। ईरान के सेना प्रमुख ने कहा है कि अगर अमेरिका में दम है तो वो अपने सैनिकों को ईरान में उतार के तो देखे। पहले भी उसने कहा था कि पर्सियन खाड़ी के बूचड़खाने में अमेरिका फंस गया है। वो आ तो गया है, लौट नहीं सकता और ये दिख रहा है। उसके फाइटर प्लेन जो खाड़ी देशों में तैनात थे उसको उड़ाया जा रहा है। जो अब खामनेई के पुत्र जो ईरान के प्रमुख बने, उन्होंने कहा था कि जो बातचीत के पक्षधर थे, जो बातचीत की भाषा जानते थे, खामनेई, आपने उनको शहीद कर दिया। मैं तो सिर्फ हथियारों की भाषा जानता हूं। और अब ईरान ने साफ कहा है कि समझौता तभी होगा जब हमारी सारी शर्तें मानी जाएंगी और हमें जो एक एक रुपए जो भी नुकसान हुआ है उसका एक एक पाई अमेरिका को चुकाना पड़ेगा और इजराइल को। तो सोचिए, इजराइल जो अब तक अभेद किला माना जाता था, ईरान जो अब तक अभेद किला, अमेरिका जो अब तक अभेद किला माना जाता था, ईरान ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन से भेद दिया है। और लगभग 9 देशों से अमेरिका के झंडे, बोरिया, बिस्तर बंद हो गए हैं। अब तो तुर्की भी ईरान की भाषा बोल रहा है। वो कह रहा है कि ईरान पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, आम स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम, आम ईरानी पर हमले हो रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। ये युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का उल्लंघन है, ये जेनेवा संधि का उल्लंघन है और हम इसे होने नहीं देंगे। अमेरिका को सचेत होना चाहिए। तो धीरे धीरे ही सही दुनिया का जो मैंडेट है, दुनिया के जो विचार हैं, दुनिया का जो रुझान है, वो ईरान की बहादुरी की तरफ बढ़ा है। यह भी साफ है कि पहले ही दिन से रूस और चीन की मदद ईरान को मिल रही है, क्योंकि दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। लेकिन अमेरिका ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। अपने सारे बंदरगाह खाड़ी देशों से गंवा दिए हैं, अपने सारे सैनिक अड्डे गंवा दिए हैं, तेल पर खाड़ी देशों से उसका नियंत्रण खत्म हो गया है। और इजराइल तो मैं बार बार कह रहा हूं, खामनेई ने जो कहा था नक्शे से खत्म कर देंगे, वो बात सच साबित हो रहा है। तेल अवीव हो या हाइफा हो, वो तमाम बड़े शहर जो इजराइल के शहर थे जिस पर कभी उसको नाज था, आयरन डोम रडार का तो छोड़ दीजिए, आयरन डोम रडार बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब तो छोटे छोटे ड्रोन्स ईरान के शहरों पर गिर रहे हैं। 16 दिन के युद्ध के बाद अब ईरान ने साबित कर दिया है कि वो इसे 5 साल ही नहीं 10 साल तक खींच सकता है। सोचिए, युद्ध जितना लंबा खींचेगा, दुनिया में आर्थिक संकट मंडराता चला जाएगा और अमेरिका इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सोचिए, अमेरिका अब क्या करेगा? उसके पास सर्विस सेक्टर है, लेकिन तेल पर कंट्रोल और पेट्रो डॉलर का जो व्यापार है, तेल की खरीद जो अब तक डॉलर में होती थी, अब वो बंद हो रहा है और उसकी कमर टूट जाएगी। खाड़ी देश अब अपनी मुद्रा में तेल को बेचेंगे। वहीं ईरान कह रहा है कि हम युआन के समर्थन में, चीन के समर्थन में। तो अमेरिका को वो नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करते करते दशक लग जाएंगे। अमेरिका के फाइटर प्लेन ध्वस्त हुए हैं, अमेरिका के रिफ्यूलिंग प्लेन्स ध्वस्त हुए हैं, अमेरिका के जवान शहीद हुए हैं। मैं उन जवानों के लिए भी शहीद का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। अमेरिका ने, सोचिए, पूरी दुनिया से उसकी बादशाहत के जो डंके बजते थे वो सब खत्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के हाथ से जहां तेल छिन गया है, रिफाइनरी छिन गई है, अब वो हथियारों का विश्वसनीय निर्माता भी नहीं रहा। कौन उसके हथियारों पर भरोसा करेगा? कौन उसका ड्रोन खरीदेगा? कौन उसका फाइटर प्लेन खरीदेगा? कौन उसके मिसाइल खरीदेंगे? सबको पता चल गया
कि ये महंगा सौदा है और इससे होना कुछ नहीं है। अब दुनिया सस्ते ड्रोन, सस्ते मिसाइल्स और मारक क्षमता को देखकर अचंभित है और वो सारा व्यापार अब ईरान से कर सकता है, रूस से कर सकता है, चीन से कर सकता है। तो युद्ध के 17वें दिन तक के दिन मैं आपको 16 दिनों का पूरा अपडेट बता रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा युद्ध अब जल डमरू मध्य तक सीमित हो गया है और यह संभव नहीं है कि ईरान की बगैर अनुमति के आप वहां से तेल निकाल लें या शिप निकाल लें। ज्योग्राफिकली ईरान बहुत लक्की है, पहाड़ों से घिरा है। जल डमरू मध्य जो 35 किलोमीटर का वो इलाका है, उसको आप ईरान से नहीं छीन सकते हैं जब तक ईरान में एक भी आदमी है। वो इलाका इस तरह का है कि आप नहीं छीन सकते हैं। और जब वो इलाका बंद हो जाएगा तो उन तमाम देश, अमेरिका संभव नहीं है कि रोज अमेरिका से उड़ान भरकर ईरान पर बमबारी करें। यह संभव नहीं है, ये बहुत महंगा सौदा है। इजराइल की अब हैसियत नहीं रही कि वो अपने देश से बमबारी करे। खाड़ी देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे तबाह हो गए हैं। अब बताइए इस युद्ध को कौन जीत रहा है? ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो अपनी सोवेनिटी, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है। 45 सालों से जो नाकाबंदी उसकी की गई थी, वो मर्जी से तेल नहीं बेच सकता था, वो मर्जी से हथियार नहीं बना सकता था, वो मर्जी से दुनिया के किसी देश के साथ सौदे नहीं कर सकता था, क्योंकि अमेरिका को शुरू से उसके तेल और गैस पर नजर थी। 40% दुनिया में जितना तेल और गैस है उसका 40% अकेले ईरान के पास है। और इसी वजह से अमेरिका किसी तरह से उस पर कब्जा चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप का मन उस समय बढ़ गया जब उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से अगवा कर लिया। उसके बाद उसे लगा कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं और ईरान को तो 2, 4, 5 दिनों में हरा देंगे। पिछली बार सिर्फ इजराइल ने हमला किया था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ईरान की जीत दुनिया को उम्मीद बंधा रही है कि अब कोई भी मजबूत देश किसी ऐसे देश पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा जिसके बारे में उसको गुमान है कि उसके पास ज्यादा हथियार हैं। वही नॉर्थ कोरिया लगातार कह रहा है कि हम ईरान की मदद के लिए खड़े हैं। जब भी ईरान कहेगा हम उसकी मदद करेंगे। अभी ईरान ने दूसरे देशों की सीधे सीधे मदद तो नहीं ली है। भले अमेरिका कह रहा है कि ये सारा खेल रूस का है, रूस हथियारों की सप्लाई कर रहा है, रूस सारे लोकेशंस दे रहा है, सैटेलाइट लोकेशंस मुहैया करा रहा है, तभी ईरान के सारे मिसाइल सटीक गिर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध के 17वें दिन की शुरुआत और 16वें दिन के खात्मे के बाद यह तय हो गया है कि ईरान के पास वो ताकत है कि इस युद्ध को लंबा खींच सकता है और अमेरिका को उसने घुटने पर ला दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा है कि अगर मैं वो बात बोल दूं जो मैंने युद्ध के बारे में कहा था राष्ट्रपति को, तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति युद्ध के खिलाफ थे। कहा जा रहा है कि सेना के कई बड़े अधिकारी भी इस युद्ध के खिलाफ थे। अमेरिका की तैयारी जहां 3 महीने की थी, ईरान की तैयारी 45 साल की थी। उसे पता था कि एक दिन ईरान उस पर हमला करेगा क्योंकि उसके तेल और गैस पर नजर है। ठीक कहा था किसी इटली के पत्रकार ने कि सोचिए एक कैसा संजोग है कि जहां भी अमेरिका लोकतंत्र लाने के लिए हमला करता है उसको तेल का कुआं मिल जाता है। इसका मतलब है कि अब तक अमेरिका ने लोगों को मारकर देशों पर कब्जा करके मजबूत बना था। वो पैसा हथियारों पर इन्वेस्ट करता था, वो रिसर्च पर भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब दुनिया की आंखें खुल गई है और अमेरिका की साख को इतना बट्टा कभी नहीं लगा था। और अब दुनिया के तमाम संवेदनशील लोग मानने लगे हैं कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन सोचिए, इससे एक दुनिया का संतुलन भी बिगड़ेगा। अमेरिका अब अपनी मजबूती के लिए फिर से कम बैक करने की कोशिश करेगा और ये जरूरी भी है। दुनिया में कोई एक सुपर पावर हो जाए और बाकी देश कमजोर हो जाए, वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि फिलिस्तीन अब आज़ाद होगा। खाड़ी देशों से अमेरिका का बोरिया बिस्तर तय हो गया है, बंद गया है और ईरान अपनी संप्रभुता की लड़ाई जीत रहा है। अब शायद ही वो कोई बंदिश मानेगा, वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाएगा। लेकिन ईरान के जो अब तक के इतिहास रहे उसके हिसाब से बेमतलब उसने किसी पर हमला नहीं किया है। यह काम भी अमेरिका ने किया है जब उसने नागासाकी और परमाणु बम गिराए जापान पर। धीरे धीरे ही सही पूरी दुनिया में यह परसेप्शन बदलेगा कि सिर्फ हथियारों के बल पर ही दुनिया पर कब्जा जमाया जा सकता है। लेकिन एक हथियारों का होड़ भी बढ़ेगा, सस्ते हथियारों का होड़।
देखते रहिए आगे क्या होता है। लगातार हम आपको नेशनल दस्तक पर अपडेट देंगे। सारे विजुअल्स आप हमारे ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।